जय हिंद दोस्तों। यह राजपत्र तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के द्वारा 15 अक्टूबर 2014 को जारी प्रकाशित किया गया था। यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में था, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान में ITI प्रशिक्षण अधिकारी की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें अनुभव नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र कर दिया जा रहा है। तो उससे अपात्र किया जा रहा है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह उचित है या अनुचित है। तो सर्वप्रथम हम नियम 2014 को देखेंगे, फिर उसमें जो संशोधन हुए हैं 2019 में, उसके साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम 1, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। 1, ये नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण अराजपत्रित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 कहलाएंगे। जैसा कि वैकेंसी में भी जिक्र था, तो मूल चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भर्ती का तरीका। जी हाँ दोस्तों, राजपत्र में भर्ती का तरीका दिया हुआ है, जिसके अनुसार भर्तियां 3 प्रकार से की जा सकेंगी। पहला तरीका है भर्ती का तरीका क, प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, जिसे 2019 तक संशोधित करके साक्षात्कार के शब्द को हटा दिया गया है। केवल प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती होना है। दूसरा जो तरीका है ख, अनुसूची 4 के कॉलम 2 में यथा उल्लिखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा। अभी हम अनुसूची 4 में भी आएंगे, अनुसूचियों को देखेंगे एक एक करके। पहले अभी हम नियमों को समझ लेते हैं, उसके बाद अनुसूचियों को समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निम्नित विनिर्दिष्ट किया जाए। तो प्रतिनियुक्ति द्वारा समझ गए, 3 प्रकार की नियुक्तियां हम समझ गए। पहला प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जैसा कि व्यापम ऑर्गेनाइज किया था। दूसरा तरीका है पदोन्नति के द्वारा, जो विभागीय अपने विभाग में ही करेंगे, और प्रतिनियुक्ति ये भी विभाग के अंदर ही होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेवा में नियुक्ति, 7वां जो नियम बना है दोस्तों, वो है सेवा में नियुक्ति। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी, और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में निर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी भी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात की जाएगी। मतलब कहने का है दोस्तों कि जो हम लोग नियम 6 पढ़े, उसमें 3 प्रकार की भर्तियां दी गई थी, प्रतिनियुक्ति, सीधी भर्ती और पदोन्नति। तो उनमें से किसी एक नियम के अनुसार ही भर्ती की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं नियम 8, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। तो सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित पात्रताएं बनाई गई हैं, जो अभी भी वर्तमान में भी लागू हैं ये नियम है। तो पहला है आयु के संबंध में। तो चलिए ठीक है, अपन आयु वाला विषय पे हम नहीं आते हैं, क्योंकि अपने को आयु से संबंधित परेशानी नहीं है, अनुभव से संबंधित परेशानी है। तो आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव। इस विषय पे क्या लिखा है,
अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची 3 में दर्शित है। चलिए दोस्तों, अनुसूची 3 में भी आएंगे अपन। अब अपन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे, और नियमें जो अपन को समझनी है मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। ये है नियम 10 में अपने को क्या दिया है कि परीक्षा चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है। दूसरा जो है, चयन प्रक्रिया किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निर्हरित हो जाएगा एवं उसका चयन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। बिल्कुल सही दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी व्यापम की साइट पे जब वांछित योग्यताएं मांगी जा रही थी वहाँ पे सही सही भरे होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि व्यापम हमें पहले ही मांगा कि आप CTI किए हो या नहीं किए हो, तो ऑप्शन दिया था और पूछा था कि आप अनुभव है आपके पास कि नहीं है, ये भी हमने वहाँ पे जानकारी दी कि नहीं है तो नहीं है, हाँ है तो है, कितने वर्ष का है ये भी डाले थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो दूसरा तरीका है नियम 8 के अंतर, वो है चयन अथवा साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती का। इसमें क्या कहा है कि सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें। बहुत सही है सर दोस्तों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करेंगे उसी के हिसाब से नियुक्तियां होंगी। इसमें जो 7वें नंबर पे लिखा है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रीमी लेयर से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा। ये हो गया दोस्तों महत्वपूर्ण। ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास अनुभव नहीं है और वे व्यापम द्वारा दिए गए परीक्षा में अच्छा अंक स्कोर किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत सारे नियम हैं जो कि अच्छे नियम हैं, बनाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 2014 की बात है। अनुसूची 1 जो बनी थी वो एज इट इज़ 19 में भी वही है, लेकिन अनुसूची 2 है जो नियम 6 के अनुरूप चलता है, उसमें क्या क्या कहा गया है इसमें देखिए दोस्तों। जो चौथे सरल क्रमांक 4 नंबर है उसमें क वर्ग में दिया है प्रशिक्षण अधिकारी। इसमें व्यवसाय, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, COE अथवा BBT। अब इसमें देखिए दोस्तों, सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1) का 4 नंबर के कॉलम में सीधी भर्ती द्वारा होना है, तो कितने प्रतिशत का होना है? 85% लोगों का सीधी भर्ती द्वारा होना है, सीधी भर्ती द्वारा, और 15% लोगों का होना है सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, नियम 6 के 1(ख) के अनुरूप, है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें भी एक चीज़ और ऐड कर दिया है कि सरल क्रमांक 4, ये सरल क्रमांक 4 है दोस्तों, कि कॉलम 5, अब कॉलम 5 में आते हैं दोस्तों। ये है कॉलम 5 में 15% लोगों को
अब उस 15% के 25% ऐसे मेंटेनेंस मैकेनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल से भरे जाएंगे जो 5 वर्ष का अनुभव के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता रखते हों। दूसरा कॉलम है सरल क्रमांक 4 क के कॉलम 5 के में 75% उन कर्मशाला सहायक से भरे जाएंगे जो 5 वर्ष के अनुभव के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता रखते हों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात देखने योग्य है, सोचनीय है, चिंतनीय है कि यहाँ पे कहीं भी सीधी भर्ती के लिए अनुभव शब्द का प्रयोग टिप्पणी में कहीं पर नहीं किया गया है। जैसे कि आगे भी देख सकते हैं कि प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें जो अभ्यर्थी हैं 100% सीधी भर्ती से होने हैं। देखिए दोस्तों, ये सीधी भर्ती का लाइन है और यहाँ पे 100% लिखा हुआ है और यहाँ पे टिप्पणी में कहीं पे भी अनुभव इत्यादि किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। उसी प्रकार दोस्तों छात्रावास अधीक्षक बालक और छात्रावास अधीक्षक बालिका दोनों के लिए जो भर्तियाँ होनी है वो सीधी भर्तियाँ होनी है। इसके लिए भी टिप्पणी में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों अनुसूची नंबर 3 में। अब देखिए दोस्तों, ये 2014 की बात कर रहे हैं अभी। 2014 में देखिए किसी भी ट्रेड को लेके चलते हैं, व्यवसाय को लेके चलते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो तथा टेलीविज़न मैकेनिक्स व्यवसाय, इसमें जो आयु दिया है न्यूनतम आयु 18, अधिकतम आयु 30 वर्ष। उसमें भी छत्तीसगढ़ का अगर राज्य का मूल निवासी है तो 35 वर्ष उसको कैटेगरी के हिसाब से मिलना है छूट। ये 2014 की बात है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, विहित शैक्षणिक अर्हताएँ में लिखा है साफ साफ कि गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन लेकर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। और दूसरा क्या दिया है, अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि। हो गया दोस्तों, दो ही योग्यताएं मांगी गई थी। ये 2014 की बात है। अब किसी भी और ट्रेड का, एक आध और ट्रेड का देख लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रीशियन का देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन में देखिए दोस्तों, इसमें योग्यता दी है गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से लेकर मान्यता प्राप्त किसी भी पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या मान्यता विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या समतुल्य संख्या में उपाधि या पत्रोपाधि। ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि उस समय 2 ही योग्यताएं मांगी जाती थी, या आप ITI किए हो और आपका 10वीं 12वीं या तो गणित या भौतिक या रसायन विभाग से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। ऐसे देखते हैं दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों अपना जो योग्यता था उस समय का, वो हो गया। ये हो गया तकनीकी अर्हता वाले, है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखिए दोस्तों, उस समय क्या मांगता था कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, ये अप्रेंटिस का बात कर रहे हैं सर, या समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या DOE से A स्तर का प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA अथवा PGDCA प्रमाण पत्र उत्तीर्ण हो। ठीक है दोस्तों, ये मांगा गया था। अब चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आ गए हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले में। इसमें भी साफ साफ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन BBA में स्नातक उपाधि, 3 वर्षीय डिग्री यहाँ भी मांग रहा है और वर्तमान में भी 3 वर्षीय डिग्री मांग रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी प्रशिक्षण अधिकारी। अब देखिए दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक के लिए क्या मांग रहा था 2014 में। उसके लिए भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो,
दूसरा व्यायाम प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापम प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग में स्नातक। और बालक के लिए बालक छात्र ही पुरुष अभ्यर्थी और बालिका के लिए महिला अभ्यर्थी, बस इतना ही अंतर था। बाकी एक यही सारी चीज़ें अब हम देखेंगे 2019 में जो संशोधित हुआ उसमें कि क्या चेंजेस हुए और क्या चेंजेस नहीं हुए। ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए